फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी थर्ड सीरीज। ये हमारी थर्ड सीरीज है। इससे पहले दो क्लासेस में आपको क्वेश्चन आंसर की करा चुकी हूँ। जिसने भी नहीं देखी है, टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। वहां पर 24 to 25 क्लासेस आपको थ्योरी की देखने को मिलेंगी। उसके बाद हमारी प्रैक्टिस सीरीज की 2 क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब ये थर्ड क्लास है। जिसने नहीं देखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये जो क्लास है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से आइडिया भी होगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर सीरीज की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड देन वहां पर आपको ये पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। ये क्लास आप चाहे चंडीगढ़ का कोई भी एग्जाम देंगे, टीजीटी दे, पीआरटी दे, एनटीटी दे, सभी में इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, यानी कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसके अनुसार इनमें से कौन सी कंडीशंस, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। कक्षाएं समावेशी होनी चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अधिगम से पूर्व ज्ञान को जोड़ा जाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनईपी का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हमें क्या करना है, समावेशन करना है, यानी कि सभी बच्चों को इस शिक्षा से जोड़ना है। चाहे फिर वो किसी भी तरीके के बच्चे हैं, सभी को यहाँ पर क्या करना है, समावेशित करना है। रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, बच्चे क्रिएटिविटी से सीख पाए। इसके साथ साथ जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है, उससे जो अब हम जो भी कुछ सिखा रहे हैं, उसको दोनों को ही आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाती है, हमारी ट्रू हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपर्युक्त सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अभी मैंने आपको बताया 2020 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन इससे पहले हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब आई थी, 1986 में आई थी। लेकिन 34 ईयर के बाद हमने दोबारा से क्या बनाई, नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर बहुत से बदलाव हुए। 2017 में अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस कमेटी पर काम किसने किया या किसकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। तो इस समिति का गठन 2017 में होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं के कस्तूरीरंगन। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, आपसे ये पूछा जा सकता है और पहले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। आपको ये क्वेश्चन तो अब इजीली याद भी हो गया होगा, आपने बहुत बार सुन भी लिया होगा। तो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में क्या होता है, समिति का गठन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से नामित हुई। यानी कि 29 जुलाई 2020 को हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या होती है, नामित होती है, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पूर्व प्राथमिक विद्यालय से, यानी कि आपको पता है हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड है, वहां से लेकर कक्षा 12 तक हमें क्या करना है, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच करनी है। यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है, सब तक क्या पहुंच सके, शिक्षा पहुंच सके। अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसकी संरचना 5 3 3 4 है। ठीक है, इसको मैंने याद भी कराया हुआ है, 5 3 का स्क्वायर 4, ऐसे याद रखेंगे। ये फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, इसके बाद हमारा फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का होता है, जिसको 3 और 2 में डिवाइड किया गया है। तो ये सारा मैं आपको पहले थ्योरी वाली क्लासेस में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनईपी 2020 में शिक्षा की चर्चा में किस बात पर केंद्रित किया गया है। यानी कि जो हमारी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें किस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया है या किस बात पर केंद्रित है हमारी नई शिक्षा नीति 2020। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है, स्वस्थ भारत के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में अंतराल भरना, शिक्षा में अवसरों की समानता लाना,
या फिर सभी पक्ष संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पर अपेक्षित बल देने पर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बच्चों के संज्ञान यानी कि जो बच्चों का माइंड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उस पर काम करती है। इसके साथ साथ जो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड काम है, क्रियात्मक काम है, जहां पर बच्चा खुद करके सीखता है, खेल कर सीखता है, इसके साथ साथ उसके इमोशनल, जो भी इमोशनल उसका फैक्टर है उसको डेवलप करना है। तो यहाँ पर ये इसके सभी पक्षों पर क्या है, केंद्रित है। तो बच्चे के तीनों पक्षों पर केंद्रित रहने वाली है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष भी आएगा, क्रियात्मक पक्ष भी रहने वाला है और साथ साथ भावात्मक पक्ष भी रहने वाला है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक किससे रिलेटेड है। संज्ञानात्मक आपके ज्ञान सर्जन से रिलेटेड है, आपके बेसिकली आपके माइंड से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर ज्ञान सर्जन करने से रिलेटेड है, मूल्यांकन से रिलेटेड है और साथ साथ आप विश्लेषण कर पाए इससे रिलेटेड है। अगर हम भावनात्मक स्तर की बात करते हैं तो भावनात्मक आपकी भावनाओं से रिलेटेड है, आपके व्यवहार से रिलेटेड है। जैसे आपके अंदर इमोशंस होते हैं, आपको गुस्सा आता है, प्यार आता है, नफरत होती है, तो ये सब किस में आएगा, भावनात्मक स्तर में शामिल होता है। ठीक है, तो हम भावनाएं, व्यवहार आदि के क्षेत्र में क्या करेंगे, या वृद्धि करेंगे। मनोक्रियात्मक क्षेत्र में मानसिक और शारीरिक एक्टिविटीज होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर खत्म। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया जाता है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप ये जितने भी क्वेश्चन होंगे इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हुए भी किसी भी क्वेश्चन की 2 बार रीडिंग लेनी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में नहीं वाली स्टेटमेंट होती है और हम गलती से उसे जल्दबाजी में ऐसे ही पढ़ जाते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जब हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तब हम ध्यान से देखते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि ये क्वेश्चन हमारा आता हुआ भी गलत हो गया। तो इससे बेटर होगा कि आप एग्जाम हॉल में ही अपने क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से रीड कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 5। तो क्लास 5 तक आप क्या कर सकते हैं, 5th तक आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा, वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो हम क्लास 5 तक क्या करते हैं, बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट। हम बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाएंगे। कब तक पढ़ाएंगे, क्लास 5 तक पढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए हमें जरूरत पड़ती है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आगे उसे नेक्स्ट क्लास में भी उसकी मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पर जो मेन मुद्दा है इसका, क्लास 5th इसका आंसर होगा। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सकल नामांकन अनुपात का मतलब है एनरोलमेंट करना बच्चों का, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो कितना होना चाहिए, तो कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। एनरोलमेंट करेंगे, कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें आएंगे, तो यहाँ पर उसका टारगेट जो है वो कितने परसेंट है, 25% है, 20% है, 30% है या फिर 50% है। तो इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर 50% इन्होंने क्या रखा है, इसको बढ़ाने का टारगेट रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए यूजफुल भी होंगे। 50% करने का टारगेट कब तक का रखा गया है, 2035 तक का रखा गया है। साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इसको बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो कौन सी ऐसी स्टेट है भारत की जिसने सबसे पहली बार नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। तो कर्नाटका हमारी इंडिया की ऐसी स्टेट थी जिसने एनईपी 2020 को सबसे पहली बार लागू किया। बस इतना ही पढ़ लेना, इसमें तो और क्या ही रीड करने की नीड है, इतना कर लेंगे सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में संशोधित
1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज में क्या सुझाव दिया गया था? यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 की थी, उसमें 1992 में जो संशोधन किया गया तो उसमें क्या नया ऐड किया गया या क्या नया सुझाव दिया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं दूरस्थ शिक्षा के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग, डिग्री को रोजगार से जोड़ना, AICTE को खत्म करना या केवल डिग्रियों के लिए अनुसंधान पर तैयार रहना, ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर था जो भी दूरस्थ शिक्षा है उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीडिया का यूज करेंगे, अलग अलग मीडियाज का यूज करेंगे। तो ये किसके लिए था, दूरस्थ शिक्षा को इसमें इंपॉर्टेंस दे दी गई थी। किसमें, 1992 में, जब हमने 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ चेंजेस किए थे। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नीति में दूरस्थ शिक्षा सहित शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के महत्व पर इसमें प्रकाश डाला जा सके। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारी नीड्स बदलती जाती हैं, तो एजुकेशन में भी नीड्स बदलती है, तो इसीलिए उसमें कुछ ना कुछ अमेंड्स करने की नीड होती है, कुछ ना कुछ नया जोड़ने की जरूरत होती है। तो नीति नवीन शैक्षणिक विधियों के भी समर्थन में थी। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, NEP 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी किस संगठन को दी गई है? तो ये जिम्मेदारी दी गई थी NCERT को। प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचा NCERT एक नए और अच्छी तरह से समर्थित घटक निकाय द्वारा विकसित किया जाएगा। NCERT की मौजूदा विशेषता ये है कि ये संख्यात्मकता, बुनियादी शिक्षा, जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है, और दूसरे जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबके साथ में क्या कर सके, तालमेल कर सके। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NCERT। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, ध्यान से सुन लेना है। NEP 2020 में आदिवासी समुदाय के लिए ECCE के संबंध में क्या प्रावधान है? तो ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, NEP 2020 में आदिवासी समुदाय के लिए ECCE के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है? तो ये किसके लिए है, ट्राइबल एरियाज के लिए, जो आदिवासी हमारे समुदाय हैं उनके लिए है। तो उनके लिए हमने क्या प्रावधान किए हैं? इसके यहाँ पर आश्रम शालाओं में शिक्षा दी जाएगी, आश्रम विद्यालयों में शिक्षा दी जाएगी, गुरुकुल में शिक्षा दी जाएगी, या नवोदय विद्यालयों में शिक्षा दी जाएगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आश्रम शालाओं में शिक्षा। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इस पर आप डबल स्टार भी लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आदिवासी समुदाय सहित सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ECCE प्रदान करने के महत्व को स्वीकार करती है, जबकि आदिवासी समुदायों के लिए विशिष्ट प्रावधान अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं वहां पर जो उनके जो प्रावधान है वो हमसे अलग होते हैं। NEP का मतलब क्या है कि हम क्या करें, सभी का समावेशन करें, सभी तक शिक्षा पहुंच सके, यूनिवर्सलाइजेशन हो सके, सार्वभौमिकरण हो सके शिक्षा का, इसीलिए ये क्या करती है, समावेशन पर बल देती है। इसके बाद आदिवासी समुदायों के संदर्भ में NEP जनजातीय भाषाओं, क्योंकि आपको पता है आदिवासी क्षेत्र की अपनी भाषाएं होती हैं, अपना कल्चर होता है, तो हम उन्हें उससे दूर नहीं कर सकते हैं, तो उनको प्रमोट करने में भी हेल्प करेगी, तो उनके संरक्षण में भी हेल्प करेगी, उनके प्रचार के महत्व को भी पहचानने में नई एजुकेशन पॉलिसी क्या करेगी, हेल्प करेगी। आश्रम शालाएं आदिवासी समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में ही स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर क्या होंगे, ये एक तरीके के वहां के आवासीय विद्यालय होंगे जहां पर वो क्या कर पाएंगे, शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो ये जो मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताया है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डबल स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षकों को मूलभूत चरण के लिए तैयार करने के लिए NEP 2020 में किस शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है? ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर मैंने ऑप्शंस लिखे हैं। 2 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम होना चाहिए, मूलभूत चरण में विशेषज्ञता के साथ 4 वर्षीय ITEP होना चाहिए, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज में क्या हो, ITEP हो। एक बार क्वेश्चन दोबारा मैं आपको बताती हूँ क्या है, शिक्षकों को मूलभूत चरण के लिए यानी कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए तैयार करने के लिए NEP 2020 में किस शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का सुझाव दिया गया था? क्वेश्चन आ गया समझ में। अब इसके ऑप्शन क्या है, 2 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम का सुझाव दिया गया, या फिर फाउंडेशन स्टेज में विशेषज्ञता के साथ 4 वर्षीय ITEP होना चाहिए, ECC में 2 ईयर डिप्लोमा, या ECC में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा। तो आपको पता है 4 ईयर की बात करता है ये। तो मूलभूत चरण में 4 वर्षीय ITEP होना चाहिए। मूलभूत चरण का मतलब क्या है, जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज है
ठीक है। इसके बाद NEP 2020 उन शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के साथ 4 साल के एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आपसे पूछा जा सकता है ITEP क्या है, तो ये है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इस पर क्या देता है, ये जोड़ देता है जो फाउंडेशन स्टेज में छात्रों के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे, जो आमतौर पर प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को संदर्भित करते हैं। यह कार्यक्रम बच्चों की शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रारंभिक वर्षों में शिक्षकों के लिए अधिक व्यापक और विशिष्ट तैयारी करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए शैक्षणिक संरचना के संबंध में NEP 2020 का मुख्य जोर क्या है। तो एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा से रीड करेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए शैक्षणिक संरचना के संबंध में NEP 2020 का मुख्य जोर क्या है। मानकीकृत परीक्षण का कड़ाई से पालन करना, खेल आधारित गतिविधि आधारित अधिगम। देखो वो ऑप्शन देखकर आप इसे टिक कर सकते हैं। आपको पता है NEP हमारी जो है वो किस पर बल देती है, खुद से सीखने पर, गतिविधि से सीखने पर, खेल के द्वारा बच्चे को सिखाने पर क्या देती है, बल देती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। NEP 2020 प्रारंभिक शिक्षा के लिए अधिक समग्र और विकासात्मक रूप के उपयुक्त दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है। उपयुक्त दृष्टिकोण को क्या करेगी, प्रोत्साहित करती है। खेल के माध्यम से सक्रिय और अनुभवात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास जो है आ गई होगी समझ में, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा, कुछ नए पॉइंट सीखे होंगे जो हमने एजुकेशन पॉलिसी में नहीं पढ़े, जैसे आश्रमशालाएं स्थापित करेंगे, आदिवासी समूह की बात की गई है, ये सारे फैक्टर्स हमने नहीं पढ़े थे। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको यहाँ थ्योरी से भी समझा दिए हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है, किसी और के लिए यूजफुल हो सकती है, तो प्लीज इस क्लास को शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे इसी तरीके से और भी कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें और थैंक यू, धन्यवाद।